हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें ग्रिड प्रॉब्लम्स ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। देखो यहाँ पे ये एक ग्रिड स्ट्रक्चर दिया है, इसमें यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस है इसका यूज करके हमें इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है वो फाइंड आउट करना है और उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आपको यहाँ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट को आर से शो करता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला हम आपको यहां लिख के बताते हैं। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फार्मूला है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आप आसानी से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जब कभी भी कहीं रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट निकालते समय तीन चीजें फाइंड आउट करना होता है। पहला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दूसरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन और तीसरा रिजल्टेंट का पोजीशन। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। देन आफ्टर आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करना, इट मींस एंगल थीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो हमें पता करना होता है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है दैट इज tan इनवर्स ऑफ, डिटरमिनेंट में लिखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। और थर्ड होता है रिजल्टेंट का पोजीशन। यहां पे एक क्वेश्चन में लिखा है एंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ये जो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है यही है पोजीशन। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला हम यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो फार्मूला ये होता है समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। देखो ये फार्मूले से आपको एक्स इंटरसेप्ट यहां पे मिलता है और दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट, उसके लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। देखो ये फार्मूले से आपको वाई मिलता है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में हमने आपको पूरी तरह से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना वो यहां बता दिए हैं। सबसे पहले ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, इससे डायरेक्शन और यहां से पोजीशन यानी एक्स और वाई इंटरसेप्ट, तो फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां सभी में कॉमन क्या है, देखो यहां पे सभी में कॉमन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। देखो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हमें सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहां पे सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए यहां पे स्टेप लिखते हैं। पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। तो ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई क्या होता है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। मतलब यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना होता है। तो चलो यहां देखते हैं कि यहां कितने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहां पे ये ग्रिड स्ट्रक्चर में टोटल 4 फोर्सेस दिए हैं और चारों में से कोई भी हॉरिजॉन्टल या कोई भी वर्टिकल नहीं है। यहां पे जो 4 फोर्सेस है चारों के चारों इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन फोर्सेस है तो क्या करना, तो हमेशा ध्यान में रखो समेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ही होता है, इंक्लाइन फोर्सेस का समेशन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हर इंक्लाइन फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस हैं ये सभी इंक्लाइन फोर्सेस को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करने वाले हैं। इंक्लाइन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना यानी ही इंक्लाइन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 पार्ट में रिजॉल्व करना, इसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो चलो यहां सभी को हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन इंक्लाइन फोर्स को अगर आपको रिजॉल्व करना है तो उसके लिए आपको इंक्लाइन फोर्स का एंगल पता होना चाहिए कि इंक्लाइन फोर्स कितना डिग्री से इंक्लाइन है और वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हो या वर्टिकल के साथ हो, कोई भी साइड के साथ एंगल हो, आप आसानी से रिजॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे 300 न्यूटन का जो इंक्लाइन फोर्स है वो 60 डिग्री से इंक्लाइन है और ये जो एंगल है ऐसा वर्टिकल साइड के साथ दिया है, ठीक है। और ये जो 240 न्यूटन का फोर्स है इसका एंगल 30 डिग्री है वर्टिकल साइड के साथ। लेकिन ये जो 2 इंक्लाइन फोर्सेस है इनका एंगल हमें नहीं पता, तो इन दोनों का भी एंगल हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो 141.4 न्यूटन है इसका एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका एंगल निकलेगा 45 डिग्री। कैसे, देखो यहां पे ये जो है एक बॉक्स में है, ये जो ग्रिड है ये ग्रिड एक स्क्वायर बॉक्स होता है। देखो यहां पे ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ये सभी के सभी स्क्वायर बॉक्स है और इसका डायमेंशन यहां लिखा है 1 मीटर 1 मीटर। हर एक बॉक्स जो है वो 1 मीटर में है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल हमने 45 डिग्री बताया, वो कैसे? तो यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये एंगल के लिए ये हो गया ट्रायंगल का अपोजिट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड है 1 मीटर, एडजेसेंट साइड है 1 मीटर। तो अपोजिट और एडजेसेंट में tan का फार्मूला यूज होता है। तो ये फार्मूला हम ऐसा अगर यूज करेंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 1/1, तो ये हो जाएगा दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, चलो ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे अल्फा। ठीक है, और ये जो 260 न्यूटन इंक्लाइन है उसके एंगल को हम बीटा कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे ये अल्फा। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है कितना, 45 डिग्री का एंगल आ चुका है। ओके, इसका मतलब ये 141.4 न्यूटन का फोर्स 45 डिग्री से इंक्लाइन है और ये एंगल हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है। ओके, और अब बचा है ये 260 न्यूटन, इसका एंगल, इसके एंगल को हम कहेंगे बीटा। तो यहां पे एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक स्लोप दिया है, देखो यहां पे ये एक आपको ट्रायंगल बना के दिया है, तो ये एक स्लोप है। ये स्लोप का यूज करके आप आसानी से इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से है। ठीक है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, देखो ये एंगल को हम कहेंगे बीटा, हमने इसको कहा एंगल बीटा। तो ये एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हो गया 5, ठीक है, ये हो गया अपोजिट साइड 5 और ये हो गया एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट 5 एडजेसेंट 12। तो अपोजिट और एडजेसेंट में फिर से हम यहाँ पे tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एंगल बीटा अगर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 5/12। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये एंगल आपको कैलकुलेटर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ 5/12, तो ये आ चुका है 22.619। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे 22.619 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये 260 न्यूटन का फोर्स 22.619 डिग्री से इंक्लाइन है और ये एंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है। तो फाइनली यहां पे जितने भी 4 इंक्लाइन फोर्सेस है, ये सभी चारों का एंगल हमें पता है हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। तो चलो अब ये इंक्लाइन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ये सभी का डायरेक्शन क्या है? तो देखो सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड है। 240 न्यूटन आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये जो 141.4 न्यूटन है ये भी आउटवर्ड है, 300 भी आउटवर्ड है और 260 भी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो सभी के रिजॉल्व कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगा, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो चलो सभी के हम डायरेक्शन पहले यहां शो कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी इंक्लाइंड फोर्सेस के हमने रिजॉल्व कंपोनेंट्स यहां पे शो किए हैं और सभी का डायरेक्शन हमने यहां पे आउटवर्ड दे दिया है। ठीक है, और अब हमें यहां पे कंपोजिशन करना है। तो चलो देखते हैं यहां पे कंपोजिशन कैसे होगा। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स का जब आप दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं तो इंक्लाइंड फोर्स का एंगल जो साइड के साथ हो वो साइड का कंपोनेंट आपको कॉस लिखना होता है। ठीक है, जहां एंगल वहां कॉस, एक साइड में कॉस लिखना है तो दूसरे साइड में साइन लिखना है। तो यहां देखिए ये जो 141.4 न्यूटन का फोर्स है ये अल्फा डिग्री से इंक्लाइंड है यानी 45 डिग्री से इंक्लाइंड है और ये एंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो जाहिर सी बात है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे कॉस और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे साइन। तो ये हम लिखेंगे 141.4 cos ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट 141.4 साइन ऑफ 45 डिग्री। इस तरह से हमने फाइनली ये 141.4 न्यूटन के फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, वर्टिकल कंपोनेंट साइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कॉस क्यों आया? क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंगल है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस। ठीक है, जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस। यहां पे देखो ये जो 300 न्यूटन का फोर्स है ये 60 डिग्री से इंक्लाइन है और ये जो एंगल है ऐसा वर्टिकल साइड के साथ है। अगर ये वर्टिकल साइड के साथ एंगल है तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 300 साइन ऑफ 60 और वर्टिकल कंपोनेंट 300 कॉस ऑफ 60। ये देखिए इस तरह से हमने 300 इंक्लाइन फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए। वर्टिकल कंपोनेंट कॉस क्योंकि वर्टिकल साइड के साथ एंगल है इसीलिए। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। ये 260 न्यूटन का फोर्स, इसका एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, बीटा एंगल है, 22.619 डिग्री से इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस और वर्टिकल कंपोनेंट साइन हम लिखने वाले हैं। तो ये हम लिख लेंगे 260 कॉस ऑफ 22.619 और वर्टिकल कंपोनेंट 260 साइन ऑफ 22.619। इस तरह से ये हमने, ये देखिए फाइनली 260 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को यहां पे दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए। ठीक है,
और अब ये है 240 न्यूटन का फोर्स, इसका एंगल 30 डिग्री का एंगल है और ये एंगल ऐसा वर्टिकल साइड के साथ है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन। तो ये हम लिख लेंगे 240 कॉस ऑफ 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे दैट इज 240, जस्ट अ मिनट, 240 साइन ऑफ 30 डिग्री। इस तरह से ये हमने सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को दो दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। इट मींस सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो चारों फोर्सेस को हमने रिजॉल्व किया है उसमें से ये फोर्स और ये फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल लेके रिजॉल्व किया है और ये फोर्स को हमने वर्टिकल साइड के साथ एंगल लेके रिजॉल्व किया है। अगर आपको वर्टिकल साइड के साथ एंगल नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल का एंगल फाइंड आउट करके भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पे ये 300 न्यूटन 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, इसका एंगल वर्टिकल साइड के साथ 60 डिग्री है। अगर आपको वर्टिकल का एंगल नहीं लेना है तो आपको हॉरिजॉन्टली एंगल उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टली इसका एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली 60 है तो 90 में से 60 को सबट्रैक्ट करो, 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आएगा और 30 डिग्री का एंगल आप हॉरिजॉन्टल के साथ लेके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे में हॉरिजॉन्टली कॉस आ जाएगा, वर्टिकली साइन आ जाएगा। ठीक है, जो साइड के साथ एंगल यूज करेंगे वो साइड का कंपोनेंट कॉस हो जाएगा। यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही है, 240 न्यूटन का जो एंगल है वो 30 डिग्री वर्टिकल साइड के साथ है। अगर आपको यहां हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल निकालना है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। 90 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टली अगर आप 60 लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में कॉस 60 और वर्टिकल में साइन 60, ऐसा फिर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके तो ये हमने आपको दोनों तरह से बता दिए। आपके कॉलेज में अगर वर्टिकल साइड के साथ एंगल लेके बता रहे हैं तो आप ऐसे रिजॉल्व करो, और अगर आपके कॉलेज में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेने के लिए कह रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आफ्टर रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से फाइनली हमने रिजोल्यूशन कर लिए और अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होती है ये हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करने के पहले यहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था, लेकिन अब देखो सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, तो यहां पे टोटल 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे टोटल 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। तो चलो सभी का समेशन करेंगे, लेकिन समेशन करने का एक रूल है। रूल ऐसा है कि जो फोर्स हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहा है उसे हमें प्लस लेना है, राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। ठीक है, तो ये 141 कॉस राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस मिलेंगे, 300 साइन राइट साइड जा रहा है प्लस मिलेंगे, 260 कॉस राइट साइड जा रहा है प्लस मिलेंगे, और ये 240 साइन लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस मिलेंगे। तो ये हम लिखेंगे 141.4 कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 300 साइन ऑफ 60, ठीक है, प्लस 260 कॉस ऑफ 22.619 और फिर माइनस 240 साइन ऑफ 30। ठीक है, ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन बना लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो है वो कॉस वाले आए हैं और कुछ कंपोनेंट जो है वो साइन वाले आए हैं, क्योंकि हमने रिजोल्यूशन उसी हिसाब से किए हैं। और अब हमें बस कैलकुलेटर में ये पुट करना है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आ चुका है 479.794 न्यूटन। तो ये हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल चुका है। ठीक है, और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करते समय भी एक रूल है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहां पे टोटल कितने वर्टिकल फोर्सेस है, तो रिजॉल्व करने के पहले वर्टिकल फोर्सेस नहीं थे, लेकिन रिजॉल्व करने के बाद अब यहां पे टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस है। ठीक है, तो ये देखो 141.4 साइन, ये 240 कॉस, ये 300 कॉस और ये 260 कॉस 260 साइन, इसका समेशन करना है। और ये समेशन करने के लिए भी एक रूल है। रूल ऐसा है कि जो वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड जा रहे हैं उसे प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो चलो ये देखो समेशन का रूल हम यहां पे लिख लेते हैं, ऊपर जाने वाले प्लस। यहां पे रूल था समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में राइट साइड जाने वाले प्लस। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर रहे हैं तो 141.4 साइन वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो इसको हम प्लस मिलेंगे, 141.4 साइन ऑफ 45 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस। देन ये 240 कॉस ये भी ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे प्लस 240 कॉस ऑफ 30, कॉस कंपोनेंट आया है इसमें,
उसके बाद देखो 300 cos, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे एक्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस 300 cos ऑफ 60, और ये 260 साइन वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस 260 साइन ऑफ 22.619। ठीक है, तो ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का इक्वेशन बना लिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ चुका है, दैट इज 257.827 257.827 न्यूटन। तो ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल गया। और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों हम ये रिजल्टेंट के फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो चलो ये फार्मूले में पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 479.794 का स्क्वायर प्लस 257.827 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर पुटअप कर लिया है। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आ चुका है 544.68। तो हम लिखेंगे 544.68 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। क्वेश्चन में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये हमें पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, और अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन और पोजीशन भी फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताए थे रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना यानी ही रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करना कि रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला पहले ही बता दिए थे। चलो अब इनमें वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। तो ये हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, जो ठीक है जो न्यूमरेटर में रहेगा, तो ये हम लिख लेंगे दैट इज 257.827 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 479.794। तो ये हमने लिख लिए, और अब बस इसको कैलकुलेटर में हम पुटअप करेंगे। कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि कैलकुलेटर हमेशा डिग्री मोड में चाहिए, ठीक है, तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो ये थीटा आ चुका है 28.25 डिग्री का एंगल ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ 28.25 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये हमने रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी हमें फाइंड आउट करना है, और एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा वो हमने आपको बता दिए हैं। देखो ये फार्मूले से आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलता है और ये फार्मूले से आपको वाई इंटरसेप्ट मिलता है, लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है इसका लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या लिखा है, समेशन ऑफ एम, एम यानी मोमेंट, यहां पे भी है समेशन ऑफ एम, एम यानी मोमेंट, और मोमेंट हमें कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, और मोमेंट का आंसर अभी हमें नहीं पता, इसका आंसर हमें नहीं पता। अगर हमें इसका आंसर पता चल जाता है तो फिर हम आसानी से यहां से एक्स और यहां से वाई निकाल सकते हैं और फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले ये समेशन ऑफ एम यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में यहां तक बिल्कुल सही सॉल्व कर लेते हैं थीटा तक, लेकिन इसके बाद मोमेंट में वो गलती करते हैं। तो मोमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको ग्रीड के प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट लगते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रीड के प्रॉब्लम्स एग्जाम में इसलिए सॉल्व नहीं करते क्योंकि उनका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए मोमेंट की प्रैक्टिस करो, और मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ये पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंट की प्रैक्टिस के लिए इसके पहले मोमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे स्पेशल मोमेंट के ऊपर, जिसमें हमने सिर्फ मोमेंट कैसे निकालना वो बताए थे। तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो मोमेंट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। मोमेंट हम कहां पे अप्लाई करेंगे, तो मोमेंट हम यहां पे ओ पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट ओ दैट इज ओरिजिन पे ही अप्लाई करना है। देखो ओरिजिन यहां पे है, तो ये हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ, ठीक है। और समेशन करने का रूल हम यहां ले लेंगे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। मोमेंट का फार्मूला होता है मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ऐसा मोमेंट हमें यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और हम ये मोमेंट ओ पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे समेशन का रूल इंपॉर्टेंट है, हमने क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लिया है। वैसे ये क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल वही आंसर आता है, ठीक है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव बता रहे तो आपको एग्जाम में भी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करना है, और अगर आपके कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव बता रहे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करना है। दोनों के थ्रू एक ही आंसर आता है, सेम आंसर आता है। आप चाहे तो एक ही प्रॉब्लम दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर 101% सेम ही आता है, ठीक है। तो चलो हमें यहां पे सॉल्व करना है, तो हम यहां पे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे हमने लिखा है समेशन ऑफ एमओ,
मतलब होता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ओ, मतलब यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ओ, ओ यानी ओरिजिन। तो यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस हैं काउंट करो, तो यहाँ पे टोटल 8 फोर्सेस है। सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पे टोटल 8 फोर्सेस है। ये साइन कॉस, ठीक है, इसका भी साइन कॉस, इसका भी साइन कॉस और यहाँ पे भी साइन कॉस, तो टोटल यहाँ पे 8 फोर्सेस है। ये सभी 8 फोर्सेस का मोमेंट हमें ओ पॉइंट पे अप्लाई करना है। लेकिन मोमेंट का एक रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो, ठीक है। तो मोमेंट हमने ओ पॉइंट पे अप्लाई किया है। चलो हम सबसे पहले 240 न्यूटन को देखते हैं। 240 न्यूटन को हमने 2 पार्ट में रिजॉल्व किए थे। ये साइन, ये कॉस, ये दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आते हैं कि नहीं वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। देखो ये जो 240 न्यूटन का फोर्स है ये ओ से पास हो रहा है। देखो ओ से यहां से ऐसा बाहर यहां पे निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ये 240 न्यूटन ओ से पास हो रहा है, इसका मतलब इसके दोनों कंपोनेंट्स भी ओ से पास हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये 240 न्यूटन कॉस और साइन ये दोनों के दोनों मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों ओ से पास हो रहे हैं, ठीक है। 240 ओ से पास हो रहा है तो ये 240 कॉस और ये 240 साइन ये दोनों ओ से पास हो रहे हैं। जैसा हमने कहा मोमेंट आपने ओ पॉइंट पे अप्लाई किए हैं तो ओ से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो ये कॉस और साइन, देखो ये कॉस ये साइन दोनों के दोनों ओ से पास हो रहे हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो गए। ये दोनों का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जीरो, तो ये दोनों मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए नेक्स्ट ये 141.4 न्यूटन का फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसको हमने रिजॉल्व बाहर किया है। रिजॉल्व आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो रिजॉल्व यहां अंदर जनरेटिंग पॉइंट पे शो करो या बाहर शो करो। हमने रिजॉल्व बाहर किए हैं। रिजॉल्व हमने बाहर किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स के कंपोनेंट्स वहीं से जा रहे हैं। जनरेटिंग पॉइंट से फोर्स के जो फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो जनरेटिंग पॉइंट से पास होते हैं। देखो जनरेटिंग पॉइंट क्या है, 141.4 न्यूटन का जो फोर्स है वो यहां से निकल रहा है। देखो इसका मतलब ये हो गया जनरेटिंग पॉइंट यहां से, ठीक है। इसका मतलब अगर फोर्स यहां से निकल रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी यहीं से निकल रहे हैं। देखो हम यहां पे शो करेंगे, ये है कॉस कंपोनेंट, ये देखो ये है कॉस कंपोनेंट और ये है साइन कंपोनेंट, देखो ऐसा, ठीक है ना। कॉस और साइन कंपोनेंट, फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये अल्फा हम यहां से मिटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको, ठीक है। तो ये देखो ये है कॉस कंपोनेंट, ये जो कॉस कंपोनेंट है 141.4 कॉस वो ये है एक्चुअली यहां से जा रहा है। और ये है साइन कंपोनेंट, देखो ये है साइन कंपोनेंट, ओके। ये कॉस ये साइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कॉस और साइन में से ये जो साइन कंपोनेंट है ये देखो ओ से पास हो रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन ओ से होते हुए है, ठीक है। इसका मतलब ये साइन कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। साइन कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। ये साइन कंपोनेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जीरो हो जाएगा क्योंकि वो ओ से पास हो रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन ओ से है। इसका मतलब ये साइन कंपोनेंट जो है वो जीरो हो गया। लेकिन ये कॉस कंपोनेंट सेफ है, देखो कॉस कंपोनेंट सेफ है क्योंकि कॉस कंपोनेंट जो है वो यहां से जा रहा है, ओ से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कॉस कंपोनेंट मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। तो चलो वो कॉस कंपोनेंट को हम मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे, लेकिन हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो क्लॉकवाइज है ओ के रिस्पेक्ट में या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो कॉस कंपोनेंट है वो ऐसा राइट साइड जा रहा है, तो ओ के रिस्पेक्ट में वो ऐसा क्लॉकवाइज है। आपको चेक करते आना चाहिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, और कंपास से जैसा आप सर्कल ड्रॉ करते हैं उस तरह से थोड़ा सा आपको ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करके देखना है। मोमेंट ओ पॉइंट पे है तो ये 2 फिंगर में से ये फिंगर हम ओ पॉइंट पे रखेंगे और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे और अपने हाथ की मूवमेंट को चेक करेंगे। तो ये फिंगर हम ओ पॉइंट पे रखेंगे और ये देखो ये कॉस कंपोनेंट ऐसा राइट साइड जा रहा है, तो ये जो दूसरा फिंगर है उसको ऐसा राइट साइड में घुमाओ तो ये क्या हुआ, ये ऐसा क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। ये कॉस कंपोनेंट ऐसा ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, तो ये हम लिख लेंगे प्लस में कॉस कंपोनेंट। क्या है कॉस कंपोनेंट, 141.4 कॉस ऑफ 45, ठीक है, ठीक है। ये जो कॉस कंपोनेंट है उसका वे ऑफ एक्शन यहां से है, तो ये हमने ले लिए क्लॉकवाइज। इनटू डिस्टेंस हम लिखेंगे 3, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला हमने आपको बताए थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा ध्यान में रखो कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है और अगर वर्टिकल फोर्स है तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस देखो यहां से लेके इतना डिस्टेंस, ठीक है। हर एक बॉक्स जो है वो 1 मीटर का है, तो ये 1 यानी हो गया ये 3 मीटर, इसलिए इंटू 3, ओके। तो फाइनली ये 141.4 की स्टोरी यहीं पे खत्म। और अब नेक्स्ट ये 300, देखो 300 जो है 300 ओरिजिनली 300 के जो 2 कंपोनेंट्स है कॉस और साइन,
उसका ओरिजिनली उसका जनरेटिंग पॉइंट क्या है, देखो 300 यहां से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब जनरेटिंग पॉइंट ये है, तो ये हो गया साइन कंपोनेंट और ये हो गया कॉस कंपोनेंट। देखो इस तरह से, ठीक है, ये कॉस ये साइन, क्या दोनों में से कोई ओ से पास हो रहा है? तो नहीं, दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है। ये साइन कंपोनेंट है, ये ओ से पास नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन में आएगा, और ये कॉस कंपोनेंट है, ये भी इक्वेशन में आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहे। तो चलो दोनों को हम इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन दोनों को चेक करो कि क्लॉकवाइज कौन सा और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा। तो हमें जैसा दिख रहा है दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है, ठीक है। मोमेंट ओ पे है तो ये फिंगर हम ओ पे रखेंगे, दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखो ये हमने ओ पे रखे, देखो ये जो 300 कॉस है ऐसा नीचे जा रहा है, 300 कॉस 60, तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, देखो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, 300 कॉस क्लॉकवाइज। और ये जो साइन कंपोनेंट है जो कि राइट साइड में जा रहा है, 300 साइन 60 यहाँ पे राइट साइड में जा रहा है, तो जो दूसरा फिंगर है ये देखिए ऐसा राइट साइड में ऐसा घुमाओ इस तरह से, तो ये भी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। इस तरह से दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों पॉजिटिव में आएंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे प्लस 300 कॉस ऑफ 60 इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा 4, डिस्टेंस 4। देखो ये जो 300 cos 60 है वो यहां से जा रहा है, देखो 300 cos 60 वर्टिकल फोर्स है, अगर वो वर्टिकल फोर्स है तो हमने आपको कहा था वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना 4, तो हमने लिख लिया 4। उसके बाद 300 sin 60 वो भी क्लॉकवाइज है, तो प्लस में 300 sin ऑफ 60 इंटू डिस्टेंस, ये भी 4, ये भी डिस्टेंस 4, क्योंकि ये sin 60, देखो sin 60 ये कंपोनेंट है, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो डिस्टेंस वर्टिकल होगा, तो ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 4 बॉक्स, इट मींस 4 मीटर, इसलिए हमने लिखे 4। ओके, तो हमने मोमेंट के इक्वेशन में अभी तक 3 फोर्सेस यहां पे ले लिए हैं, 1 2 3, और अब 260 की बारी। देखो 260 के दोनों कंपोनेंट, क्या दोनों में से कोई ओ से पास हो रहा है? ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है। देखो 260 कॉस 260 साइन दोनों जो है वो ओ से पास नहीं हो रहे, दोनों के दोनों मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। देखो 260 कॉस और साइन ओरिजिनली यहां से निकल रहे हैं, देखो ये 260 कॉस ये निकल रहा है और 260 साइन ये निकल रहा है इस तरह से। ये देखो ये है कॉस कंपोनेंट और ये है साइन कंपोनेंट, दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है। ये जो कॉस कंपोनेंट है ये ओ से थोड़ा सा ऊपर है, देखो वन बॉक्स ऊपर से राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन में आएंगे, दोनों को चेक करो क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा। तो ये जो कॉस कंपोनेंट है वो ओ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि वो ओ से वन बॉक्स ऊपर से राइट साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये जो साइन कंपोनेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ओ के रिस्पेक्ट में साइन ऊपर जा रहा है, तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, साइन कंपोनेंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये निगेटिव में आएगा। तो चलो ये हम इक्वेशन में लेंगे, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये हम लिख लेंगे प्लस 260 कॉस ऑफ 22.619 इंटू डिस्टेंस। देखो कॉस के लिए डिस्टेंस रहेगा 1, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है ये 1 बॉक्स ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब 1 मीटर ऊपर से जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस वर्टिकल रहेगा। तो ये डिस्टेंस देखो, ये वर्टिकल डिस्टेंस यानी 1 बॉक्स, क्योंकि कॉस जो है वो यहां से जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, तो ये हमने लिख लिए। और अब साइन कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है ओ के रिस्पेक्ट में, तो ये हम लिख लेंगे साइन कंपोनेंट माइनस में 260 साइन ऑफ 22.619 इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, इसलिए क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है, देखो यहां से जा रहा है, अगर यहां से जा रहा है तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। और ये वर्टिकल के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो ये वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हमने लिख लिए। तो फाइनली हमने मोमेंट का इक्वेशन यहां कंप्लीट कर लिए। जितने भी फोर्सेस सेफ थे उनको हमने मोमेंट के इक्वेशन में लिए, जो फोर्सेस जीरो हो गए, जिनका मोमेंट अबाउट 0.0 हो गया, वो हमने मोमेंट के इक्वेशन में नहीं लिए, और इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। और अब हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आएगा 1779.201 न्यूटन मीटर, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसीलिए। और इसका आंसर प्लस में है, इसका मतलब ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। मोमेंट कैसा है, मोमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्योंकि आंसर प्लस में है, क्योंकि हमने आपको कहा था क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब मोमेंट क्लॉकवाइज है। अगर ये आंसर माइनस में आता तो हम कहते हैं कि मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो फिलहाल हमने मोमेंट तो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो हमने मोमेंट है ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट के लिए फाइंड आउट किए थे। तो चलो अब फाइनली एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, तो ये हम यहां लिख लेंगे
टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हम यहां पे लिखेंगे टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो फार्मूला ऐसा रहेगा जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। देखो ये फार्मूले से आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलता है। चलो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये है 1779.201 मोमेंट का वैल्यू। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू हमारे पास है 257, हम लिखेंगे 257.827 इंटू एक्स। तो यहां से हमें एक्स मिलने वाला है, यानी ही एक्स इंटरसेप्ट तो ये आएगा दैट इज 6.9, तो ये हम लिख लेंगे 6.9 मीटर, ठीक है। तो ये हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए और अब हमें वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, बस एफ ऑफ वाई की जगह एफ ऑफ एक्स का हमें यूज करना है टू फाइंड नाउ वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा 1779.201 और अब एफ ऑफ एक्स का यूज करना है 479 पॉइंट, हम लिखेंगे 479.794 इंटू वाई। तो यहां से अब हमें y मिलने वाला है, तो y हमने फाइंड आउट किया है और ये आंसर आया है 3.708, तो हम लिखेंगे 3.708 मीटर। तो इस तरह से ये हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये है रिजल्टेंट का पोजीशन यानी एक्स और वाई इंटरसेप्ट। और फाइनली प्रॉब्लम भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, ये यूनिट में ग्रिड प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।